नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज हम हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है क्लास 12th में, उसका जो दूसरा चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र या फिर सत्ता के समकालीन केंद्र, तो इसका शॉर्ट और लॉन्ग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपके CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें, जो कि हमारा सेशन 2023 और 24 के लिए है। ठीक है, न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है। तो चलते हैं आगे। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूज़र नेम हो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, मेरा जो यूज़र नेम है वो सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो पहले हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो CBSE बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके इस चैप्टर से, यानी सत्ता के नए केंद्र। तो पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब आपको समझाता हूँ। देखो, शॉर्ट क्वेश्चन वो होता है जो 5 नंबर से नीचे के क्वेश्चन होते हैं, उनको कहा जाता है शॉर्ट। ठीक है, लेकिन कई कई जो है ना 3 नंबर के क्वेश्चन को भी शॉर्ट कहा जाता है और बाकी 4 नंबर को लॉन्ग कह देते हैं। लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि 4 नंबर से नीचे वाले को भी कहना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम 2 अंक वाले प्रश्न देख लेंगे जो CBSE बोर्ड के लिए अकॉर्डिंग है। CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्षेत्रीय संगठन क्या क्या अर्थ है, यानी जो क्षेत्र में, एक क्षेत्र में जो संगठन बनते हैं उनका क्या अर्थ होता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सत्ता के नए केंद्र से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, जो सत्ता के नए केंद्र आपका जो चैप्टर है सत्ता के समकालीन केंद्र या फिर सत्ता के नए केंद्र, तो जो ये सत्ता के नए केंद्र हैं इनका अर्थ क्या है। ठीक है, और जो तीसरा आपका प्रश्न है वो है मार्शल योजना क्या थी, यानी जो मार्शल योजना था वो क्या है। आसियान के किन्हीं 2 संस्थापक देशों के नाम लिखिए। ठीक है, 1970 के दशक में चीन ने कौन से 2 नीतिगत निर्णय लिया या फिर फैसला लिया। ठीक है, निर्णय। और ये जो आपका छठा क्वेश्चन है वो है 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने किन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखें। ठीक है, और जो आपका 7वां प्रश्न है वो है कि चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति क्या थी। ये आपका प्रश्न है, यानी ये जो 7 प्रश्न आपके सामने मैंने लिखा है ये CBSE बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको यूं का यूं अपने CBSE बोर्ड में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, सत्ता के समकालीन केंद्र से। ठीक है, तो मैं इसको, ये जो आपका क्वेश्चन है इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको। तो चलते हैं आगे। तो देखो, 2 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं इनका जो आंसर है वो मैक्सिमम 30 शब्दों से 50 शब्दों के बीच में दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्ड लिमिट भी कहते हैं या शब्दों का बंधन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला क्वेश्चन था वो था क्षेत्रीय संगठन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा, यानी मैं आपको बताता हूँ क्षेत्रीय संगठन क्या थे। क्षेत्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न देशों के सर्वैच्छिक समुदायों के एक संधि है। यानी जो क्षेत्रीय संगठन होता है वो बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर, बहुत सारे लोगों से मिलकर जो संगठन बनता है उसी को संगठन कहते हैं। संगठन का मतलब क्या होता है, जब 4-5 व्यक्ति, देश आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं उसी को संगठन कहते हैं। ठीक है, संगठन, संस्था और समूह ये सब चीज़ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम संगठन की बात कर रहे हैं जो निश्चित क्षेत्र के भीतर हो। यानी क्षेत्रीय संगठन का मतलब क्या होता है, जो एक क्षेत्र के लिए बनाया गया हो। ठीक है, इसलिए उसको क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। यानी क्षेत्र में जो संगठन बनाए जाते हैं उन्हीं को क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। तथा उन देशों का सम्मिलित हित हो जिनका प्रयोजन उन क्षेत्र के संबंध में आक्रामक
कार्रवाई ना हो। ठीक है, यानी जो क्षेत्रीय संगठन बनते हैं वो एक क्षेत्र के निजी होते हैं, यानी क्षेत्र के लिए ही होते हैं। यानी मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे है, ये पूरा एक गांव है, इस गांव से 4-5 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और एक संगठन बना देते हैं, उसी को क्षेत्रीय संगठन कहते हैं, जो कि इस गांव के लिए होता है, गांव के हितों के लिए काम करता है, गांव के देखभाल के लिए काम करता है, गांव के भले के लिए ही काम करता है, इसको कहते हैं क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो जो आपका दूसरा प्रश्न है वो है सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है। तो देखो, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। ठीक है, कुछ देशों और कुछ देश थे और कुछ संगठन थे, इनका उदय हो गया और ऐसा लग रहा था कि ये आने वाले समय में जो है अमेरिका की जो एक वर्चस्व है, अमेरिका का जो प्रभुत्व है, उसको सीमित कर सकते हैं और अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। ऐसे कुछ संगठन और कुछ राष्ट्र लग रहे थे, देखने में ऐसे लग रहे थे कि वो जो है एक महाशक्ति का रूप ले सकते हैं। उन्हीं को सत्ता के नए केंद्र कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, वही चीज़ लिखा हुआ है। देखो, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिकी वर्चस्व कायम हो गया, कुछ देशों के संगठनों का और राष्ट्रों का उदय सत्ता के नए केंद्र के रूप में हुआ। ये संगठन और राष्ट्र अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, क्योंकि ये संगठन राष्ट्र राजनीतिक आर्थिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली हैं। ठीक है, यानी सत्ता के नए केंद्र वो हैं जब जो शीत युद्ध था वो खत्म हो गया, अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया, तब कुछ संगठन और कुछ राष्ट्र ऐसे प्रभावशाली बनकर सामने आए जो ऐसे लग रहे थे कि आने वाले समय में वो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। उन्हीं को कहा गया सत्ता के नए केंद्र। ठीक है, तो जो आपका तीसरा प्रश्न है वो है मार्शल योजना जो है वो क्या थी, यानी मार्शल योजना क्या था ये आप समझो। तो मार्शल योजना, ये देखो, मार्शल योजना ये होता है, देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन यानी उसके सुधार के लिए कुछ भी मदद की, आर्थिक रूप से जो भी मदद की, उसी को मार्शल योजना कहते हैं। यानी जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, यानी 1939 से 45 चला था दूसरा विश्व युद्ध, उसके पश्चात यानी उसी समय जो यूरोप देश था उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही कमज़ोर थी, तो अमेरिका ने उसकी अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कुछ आर्थिक मदद किए हैं। ठीक है, उन्हीं मदद को ही हम मार्शल योजना कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था। और जो आपका अगला प्रश्न है वो है आसियान के किन्हीं 2 संस्थापक देशों के नाम लिखिए। तो आपको पता ही था आसियान में कौन कौन से देश थे संस्थापक, कोई भी 2 लिखें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये देश हैं शामिल। लेकिन अगर आप 2 देश का भी नाम लिख दोगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ फालतू लिख दिया है, 5 देश का नाम लिख दिया है, तो आप ध्यान रखें। तो जो आपका 5वां प्रश्न है वो है 1970 के दशक में चीन ने कौन से 2 नीतिगत निर्णय लिए, यानी फैसला लिया। ठीक है, तो पहला फैसला लिया था 1972 में अमेरिका से राजनीतिक व आर्थिक संबंध बनाए रखने का, ये भी फैसला लिया था। 1978 में भी एक फैसला लिया था, खुले द्वार की नीति की घोषणा। ठीक है, ये 2 जो निर्णय थे वो लिए थे चीन ने। और जो आपका अगला प्रश्न है वो है 1973 में चीनी प्रधानमंत्री, चीन के एक प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे थे। वो 4 क्षेत्र कौन से थे? तो पहला हमारा कृषि था, उद्योग था, सेना था और विज्ञान का जो प्रौद्योगिकी है यानी साइंस टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर जो है इन्होंने अपना विचार रखा था। किसने? चाओ एन लाई ने, जो कि चीन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो जो आपका अगला प्रश्न है वो है चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति क्या थी? जो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी वो क्या थी? तो देखो, विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी यानी तकनीक के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए, यानी जितने भी खिड़की द्वार हैं सभी को खोलो और व्यापार करो, यही उद्देश्य था खुली नीति। ठीक है, खुली द्वार की नीति यानी द्वार खोल दो और जितनी भी
जो भी व्यापार है उसको आने दो, व्यापार करने दो, देश का विकास करने दो, टेक्नोलॉजी का विकास करने दो। तो ये था हमारा चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है वो है 4 अंकों वाला, यानी 4 अंक के जो भी आपके प्रश्न बनते हैं सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 2024 के, तो वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो आपका ये 4 अंकीय प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है, टोटल आपके 10 प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 10 प्रश्न है। तो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो 4 अंक वाले प्रश्न थे, तो आपका जो पहला प्रश्न था वो था, एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का रूप कैसे ले लिया। देखो, आर्थिक समुदाय के रूप में बना हुआ एक यूरोपीय संघ था, जिसने धीरे धीरे राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य किया। राजनीतिक संगठन एक तरह से बन चुका था या बन गया था। ठीक है, तो वो कैसे बना, आर्थिक से राजनीतिक कैसे हो गया। आर्थिक मतलब समझते हो पैसे से जुड़ा हुआ, राजनीतिक यानी सत्ता से जुड़ा हुआ। तो धीरे धीरे वो आर्थिक से राजनीतिक हो गया। कैसे, तो देखो, सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ मॉस्ट्रिट संधि के तहत। ठीक है, यूरोपीय संघ एक राज्य की भांति है, जिसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है और अपना स्थापना दिवस है। ठीक है, यूरोपीय संघ का यूरोपीय एक संसद है। इसका गठन के कारण क्या क्या है, तो देखो, एक मुद्रा, समान विदेशी, जो हमारा समान विदेश नीति, एक मुद्रा एवं सुरक्षा नीति, न्याय, घरेलू मामलों पर आपस में सहयोग करना ही यूरोपीय संघ का उद्देश्य है। इसलिए यूरोपीय संघ बनाया गया था, इसका गठन हुआ था सन 1992 में। और किस संधि के तहत हुआ था, तो मॉस्ट्रिट संधि के तहत हुआ था 1992 में। ठीक है, तो ये धीरे धीरे राजनीतिक क्यों इसलिए होने लग गया, क्योंकि इसका जो मुद्रा है, इसका राष्ट्रगान है, इसका स्थापना दिवस है, तो ये धीरे धीरे प्रभावशाली हो गया और धीरे धीरे राजनीतिक भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी उद्देश्य जो इसका है ये बदल चुका था, इसलिए ये धीरे धीरे से राजनीतिक होने लग गया धीरे धीरे। ठीक है, तो जो आपका अगला प्रश्न है वो है, आसियान समुदाय के किन्हीं 2 स्तंभों यानी पिलर्स और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। तो देखो, जो आपका दूसरा प्रश्न है ये है, सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव न ले जाने की सहमति पर आधारित है। ठीक है, आर्थिक समुदाय, इसका उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, यही आसियान का उद्देश्य है। सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इसका उद्देश्य सांस्कृतिक गतिविधियों यानी जो क्रियाएं होती है वो को बढ़ावा देना, टकराव के स्थान पर आपसी सहयोग करना और बातचीत कर कर ही मुद्दा को हल करना आसियान का जो उद्देश्य है। ठीक है, आसियान जो है ये बहुत ही अच्छा संगठन था और ये इतना प्रभावशाली था जो अमेरिका के वर्चस्व को टक्कर दे सकता था। ठीक है, तो जो आपका अगला प्रश्न है वो है, क्षेत्रीय संगठनों के बारे में मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला है, सदस्य देशों में एकता की भावना मजबूत करना, ये भी उद्देश्य है। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी बहुत अच्छा है। यानी क्षेत्र, मान लो एक क्षेत्र है, उसमें 100 लोग रहते हैं, उन 100 लोगों के बीच में अच्छा एक तरह से संबंध स्थापित करना, ये भी जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्षेत्रीय संगठनों का, क्योंकि क्षेत्र में संगठन जो है वो उस क्षेत्र को चलाने के लिए ही तो बनाए जाते हैं, तो उद्देश्य ये भी होगा। अगला आपका पॉइंट है कि सदस्यों के बीच आपसी व्यापार बढ़ावा देना, यानी आपस में व्यापार करना, क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी जो शांति है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, और जो स्वार्थ है उसको कम करना। विवादों को आपसी बातचीत द्वारा निपटाना, या मान लो ये 100, मान लो एक क्षेत्र है उसमें 100 व्यक्ति रहते हैं, उनके बीच में कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद को हल करने का एक ही क्या बोलते हैं, एक ही उपाय होना चाहिए, वो होना चाहिए बातचीत के तरीके से। ठीक है, तो ये जो है ये था हमारा क्षेत्रीय संगठन का उसका उद्देश्य। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे भी आपके बहुत प्रश्न है।
और जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न है कि बदलती हुई चीनी अर्थव्यवस्था में व्याप्त किन्हीं 4 कमियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, यानी जो चीन की जो अर्थव्यवस्था है, ये क्वेश्चन मैंने लिख नहीं रखा है इसका आंसर, तो आपको मैं बताता हूँ। देखो, बदलती हुई चीनी अर्थव्यवस्था जो है, चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही बदल रही है, व्याप्त किन्हीं 4 कमियों पर प्रकाश डालिए। यानी जो हमारा चीन है, चीन जो है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही बदल रही है, लेकिन उनके अर्थव्यवस्था में जो कमी है, किन्हीं 4 कमियों को बताओ। ठीक है, तो चीन जो है वो आपको पता ही है कि भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, तो भारत के साथ उसका व्यापार होता है, खुले रूप में होता है, बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, तो ये भी कारण बन जाता है। ठीक है, कमियों के रूप में भी कारण बन जाता है। जो आपका 5वां है वो ब्रिक्स की स्थापना के उद्देश्य से। जो ब्रिक्स था, ब्राजील, रसिया, जो आपका ब्राजील, रसिया, इंडोनेशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है। और जो ये साउथ अफ्रीका है, यानी एस जो है वो बाद में जुड़ा था, वो पहले ब्रिक्स का जो हिस्सा नहीं था वो। यानी ब्रिक्स का स्पेलिंग क्या है, BRICS, लेकिन पहले ब्रिक्स का स्पेलिंग था सिर्फ ब्रिक, यानी BRIC। ठीक है, यानी ब्राजील, रसिया, इंडोनेशिया और चाइना, ये था ब्रिक, लेकिन अब उसको ब्रिक्स कर दिया गया, यानी साउथ अफ्रीका उसमें ऐड हो गया। ठीक है, इसका उद्देश्य बहुत है, इसको शांति स्थापित करना, ये सब आप उद्देश्य इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो अगला प्रश्न है वो है, रूस वैश्विक पटल पर एक शक्तिशाली राज्य है, क्या आप इस विचार से सहमत है? तर्क स्पष्ट कीजिए, यानी अपना विचार दीजिए। तो जो रूस है उसका जो वैश्वीकरण, यानी उसका जो व्यापार है वो बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, उसका बहुत दूर तक व्यापार होता है। और जो सोवियत संघ था उसमें एक प्रमुख जो गणराज्य था वो रूस ही था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। और जो आपका 7वां प्रश्न है वो है, यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक कमज़ोर क्षेत्रीय संगठन बनाती है? यानी जो यूरोपीय संघ था, एक संगठन था, उसको एक कमज़ोर संगठन क्यों बनाते हैं, क्या कारण है? तो जो आपका पहला कारण है वो है, कभी कभी सदस्य देशों द्वारा विदेश और रक्षा नीति का एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग करना। यानी यूरोपीय संघ जो है वो 2 देशों के बीच उल्टा पुल्टा जो संबंध है वो रखता है। यानी उसका एक देश की जो विदेश नीति है और दूसरे देश की जो विदेश नीति है, उन दोनों के बीच में एक दरार उत्पन्न करता है ये यूरोपीय संघ। इसलिए ये कमज़ोर संगठन के रूप में आ गया, या फिर उत्पन्न हो गया, या फिर उसके जैसा हो गया। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है, एक संविधान बनाने का प्रयास असफल। यानी एक संविधान अपना यूरोपीय संघ बनाना चाहता था, ठीक है, लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन द्वारा मोस्ट्रिट जो संधि था, जिसके तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, और वह यूरो का, इन दोनों का विरोध कर रहा था। कौन? डेनमार्क और स्वीडन। ये दोनों मोस्ट्रिट संधि और यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर रहे थे। इसलिए ये जो यूरोपीय संघ है ये बहुत ही कमज़ोर संगठन हो गया और इसका पतन भी हो गया था। तो आपका चौथा पॉइंट है कि कई सदस्यों देश अमेरिकी गठबंधन में थे। यानी इसके बहुत सारे सदस्य, यानी यूरोपीय संघ थे, बहुत सारे सदस्य थे इसमें। इसी यूरोपीय संघ के बहुत सारे सदस्य जो है वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे, उसके साथ मिले हुए थे। ठीक है, ये इसलिए जो यूरोपीय संघ है वो बहुत ही कमज़ोर संगठन बन गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि चीन की नई आर्थिक नीति ने किन 4 तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया? तो पहला, जड़ता को समाप्त करके खुले द्वार की नीति अपनाना, ये भी बहुत अच्छा था। कृषि के निजीकरण से, व्यापार के नए नियम और नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण द्वारा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बजट का परिणाम बढ़ाना। यानी इन्हीं सब कारण से जो चीन की आर्थिक नीति है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और लाभ पहुंचा। ठीक है, तो जो आपका 9वां प्रश्न है वो है, सत्ता के नए केंद्र द्वारा विभिन्न देशों में समृद्धशाली अर्थव्यवस्थाओं का रूप देने में निभाई गई भूमिका का वर्णन करें या व्याख्या करें। ठीक है, तो देखो, एक ध्रुव विश्व में अमेरिकी वर्चस्व,
यानी एक ध्रुवीय विश्व जो था उसमें जो अमेरिका का वर्चस्व था उसको सीमित करने के लिए सत्ता के नए केंद्र का होना आवश्यक था। यानी अगर सत्ता के नए केंद्र नहीं होंगे तो उसका जो वर्चस्व है वो सीमित नहीं हो पाएगा। ठीक है। यूरोपीय संघ, आसियान, गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा दक्षेस जैसे नए क्षेत्रों ने क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक शांतिपूर्ण एवं समृद्धशाली अर्थव्यवस्था का रूप देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। यानी उसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई यूरोपीय संघ के लिए। और जो आपका अगला प्रश्न है वो है आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए IMP। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिमुखी मतलब बाहर से मदद करना भूमिका को प्रमुखता दी गई थी। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग थे जैसे आसियान था उसने बाहर से उसको मदद किया था। दूसरा, जो टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई थी। 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी, ये भी था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपका 6 मार्क्स का होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए सेशन 2023 और 24 में। तो जो आपका प्रश्न है ये आपके टोटल 5 प्रश्न है। ठीक है, तो इसके आंसर देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको चैप्टर करा दिया है, 2 पार्ट में मैंने आपको चैप्टर कराया है। पहले में आपको मैंने बता दिया संगठन और दूसरे में मैंने आपको राष्ट्र बता दिया है। तो आप हमारे दोनों पार्ट को देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया हर चैप्टर को और हर पॉइंट को उसमें आपको बहुत ही डीप एक्सप्लेन किया है। इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी उसी टॉपिक से, उसी चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन वही है, 4 नंबर में भी था और 6 नंबर में भी है। तो चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही उछाल हो गई, इसकी अर्थव्यवस्था में बहुत ही विकास हो गया अर्थव्यवस्था का। तो इसके कारण क्या है? तो बहुत सारे कारण है। पहला तो खुली द्वार की नीति अपनाना, यानी चीन ने खुली द्वार की नीति अपनाई थी इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। दूसरा, अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना, अर्थव्यवस्था पर चीन ने बहुत ध्यान दिया इसलिए उसके अर्थव्यवस्था जो उसका सुधार हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट बना बना के लिख सकते हो। तो आपका दूसरा प्रश्न है वो है यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा। तो देखो, सब यूरोपीय संघ क्यों उभरा? देखो, तो सबसे पुराना संगठन जो है इसे ही स्थायित्व और प्रभावकारी बनाता है। ठीक है, सबसे पुराना संगठन। आपका दूसरा पॉइंट है वो है समान राजनीतिक रूप से, जैसे झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस, मुद्रा, सब कुछ जो है यूरोपीय संघ के पास खुद का था। तीसरा पॉइंट आपके पास है यूरोपीय संघ की सहयोग की नीति। ठीक है, विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, उसका रक्षा बजट जो है अमेरिका के बाद सबसे अधिक हो गया। ठीक है, और जो इसका एक सदस्य देश फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भी है। यानी यूरोपीय संघ का एक सदस्य है जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यानी आपने अगर अभी तो इसी बुक में आपका एक चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और सुरक्षा परिषद क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है सुरक्षा परिषद, यानी इसको पुलिस मैन भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूंगा उस चैप्टर में, जब वो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। तो आपका तीसरा प्रश्न है वो चीनी अर्थव्यवस्था के उन्नति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ गई, क्यों बढ़ गई उसके कारक बताओ, यानी कारण बताओ। तो देखो, पक्ष में आपको बताऊंगा, फिर विपक्ष बताऊंगा। तो पक्ष में पहला पॉइंट है 1972 में राजनीतिक तथा आर्थिक एकांतवास की समाप्ति। ठीक है, कृषि, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण, खुले द्वार की नीति, मैंने आपको बताया था। कृषि तथा उद्योगों का निजीकरण भी हो गया, ये भी प्रमुख कारण है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब आप विपक्ष में देखो, तो सुधारों का लाभ सभी वर्गों को नहीं मिला। ये कुछ विपक्ष में भी लोग थे, देश थे, जिन्होंने ये कहा कि चीन को ही जो है अर्थव्यवस्था सुधार करने के लिए
एक मौका मिला था, हमें नहीं मिला था। ठीक है। दूसरा जो है बेरोजगारी बढ़ी गई, महिलाओं के लिए रोजगार और काम के हालात ठीक नहीं थे, पर्यावरण को नुकसान हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा। और जो आपका चौथा प्रश्न है वो है चीन तथा भारत बड़ी आर्थिक शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं। क्या आप इससे सहमत है? कोई 3 तर्क देकर अपने उत्तर की पुष्टि कर रहे हैं, यानी अपने उत्तर को समझाएं। तो जो आपका चौथा प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिया, इसका उत्तर है आपका चीन के संदर्भ में। पहले मैं आपको चीन के संदर्भ में बताऊंगा, फिर भारत के संदर्भ में बताऊंगा। तो चीन के संदर्भ में क्या है, देखो, वैश्विक स्तर पर चीन एक बड़ी आर्थिक शक्तिशाली बन चुका है। जापान, अमेरिका, रूस के साथ अपने मतभेदों को कुछ हद तक सुलझा लिया है। लैटिन अमेरिका व अफ्रीका देशों में निवेश भी होता है। विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य भी है। ठीक है, चीन। ये मैंने आपको चीन के संदर्भ में बताया, मैं आपको भारत के संदर्भ में बताता हूँ। तो भारत परमाणु शक्ति से संपन्न है, यानी भारत के पास जो परमाणु शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भारत की प्रमुख भूमिका है। भारत ब्रिक्स का एक सदस्य भी है। मैंने आपको बताया था ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडोनेशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यानी जो आपका ब्रिक्स का पहला स्पेलिंग है बी, उससे होता है भारत, यानी भारत ब्रिक्स का सदस्य है। तो भारत में कोविड महामारी में बांग्लादेश, भूटान आदि देशों को वैक्सीन भेजकर सहायता की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारी की रोकथाम की। यानी जब कोविड-19 चल रहा था 2020 के आसपास, 2020 में, तब बांग्लादेश और भूटान जो था, इसको भारत ने वैक्सीन भेजा ताकि वहाँ पे जो महामारी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये था। तो मैंने आपको सत्ता के समकालीन केंद्र के जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे मैं आपके लिए अगला चैप्टर आपको कराऊंगा समकालीन दक्षिण एशिया, ये मैं आपको कराऊंगा। और आपका ये जो सत्ता के समकालीन केंद्र चैप्टर है, इसका अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे शॉर्ट क्वेश्चन को देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को हर वीडियो में समझाया है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको हर एमसीक्यू क्वेश्चन बताया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।